हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पुष्पोम एजुकेशन में। दोस्तों, हम लोग क्रिया के भेद को पढ़ रहे थे और कल की कक्षा में पहला भेद जो इसका है सकर्मक क्रिया, इसके बारे में चर्चा हुई थी। आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सकर्मक क्रिया को समझा था। सकर्मक क्रिया की एक संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। सकर्मक यानी जो क्रिया के साथ साथ हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी कि जिसमें जिस वाक्य में क्रिया आया हो, जिस वाक्य में कर्म आया हो उसे सकर्मक कहते हैं। यानी सकर्मक का मतलब होता है कर्म के साथ। अब आज की जो कक्षा है उसमें हम उसके आगे के भेद की चर्चा करेंगे। तो आज दूसरे भेद की चर्चा हम लोग करेंगे अकर्मक क्रिया। अकर्मक जहाँ पे अ पहले लग जाए और कर्म आ जाए, तो यानी अकर्मक माने बिना कर्म का। अकर्मक का अर्थ होता है कि बिना कर्म का। सकर्मक का मतलब होता है कर्म के साथ साथ। तो इसका यही ट्रिक है, यदि सकर्मक हो तो कर्म उसमें होगा, यदि अकर्मक हो तो उसमें कर्म नहीं होगा। परिभाषा इसकी देखते हैं कि जिन क्रिया का व्यापार और फल कर्ता पर, यहाँ पे कर्ता होगा, कर्ता लिखा गया है, कर्ता पर हो, अकर्मक क्रिया कहलाती है। उस पे क्या होता था, सकर्मक क्रिया में क्या होता था कि जिन क्रिया का व्यापार और फल दो, व्यापार कर्ता पर और फल कर्म पर पड़ता था उसे सकर्मक क्रिया कहते थे। और अकर्मक क्रिया में क्या होता है कि जिन क्रिया का व्यापार और फल दोनों कर्ता पर पड़, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। इसमें व्यापार और फल दोनों कर्ता पर ही पड़ेगा। यह इसकी परिभाषा है। अब इसके हम उदाहरण को देखते हैं कि श्याम सोता है। श्याम क्या है, कर्ता, और सोना क्या है, क्रिया। यानी इसमें कर्ता और क्रिया, कर्म नहीं है, कर्म इसमें नहीं है। तो जिस अकर्मक में क्या होता है कि इसमें कर्म नहीं होता है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जिन क्रिया का व्यापार और फल कर्ता पर हो वह अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे श्याम सोता है, इस वाक्य को देखेंगे आप तो इसमें श्याम जो है वह कर्ता है और सोना जो है वह क्रिया है, यानी इसमें कर्म नहीं आया है। इसी प्रकार से यह होगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसके अगले उदाहरण को देखते हैं। आगे लिखा है कि मोहन जाता है। तो इसमें जाना क्या है, क्रिया, और मोहन क्या है, कर्ता। तो इसमें भी आप देखेंगे कि कर्म नहीं आया है, यानी अकर्मक का मतलब ही हो गया कि बिना कर्म का। तो इसी प्रकार से यह होगा सकर्मक यानी जो कर्म के साथ हो, अकर्मक जो जिसमें कर्म नहीं हो। फिर आगे बढ़ते हैं तो यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम समझेंगे। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब इसको हम समझेंगे कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान। सकर्मक और अकर्मक की क्रिया की कैसे पहचान की जाती है इसके बारे में हम समझेंगे। सकर्मक और अकर्मक, अभी आप लोगों ने सकर्मक के बारे में जाना और अकर्मक के बारे में भी जाना। इसको हम देखेंगे कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान क्या, किसे और किसको। कल जब सकर्मक क्रिया को मैं बता रहा था तो उसमें इसकी संक्षिप्त चर्चा हुई थी और इसमें आप लोगों को थोड़ा बताया गया था कि सकर्मक की पहचान कैसे की जाती है। यहाँ पर सकर्मक और अकर्मक इन दोनों में क्रिया की पहचान कैसे की जाती है इसके बारे में बताया जा रहा है। तो सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान क्या, किसे या किसको आदि प्रश्न करने से होती है। यदि कुछ उत्तर मिले तो समझना चाहिए क्रिया सकर्मक है, और यदि उत्तर न मिले तो अकर्मक होगी। यहाँ पे आप इसकी बारीकी को समझ लेंगे। कह रहा है कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान क्या, किसे या किसको आदि प्रश्न करने से होती है।
यदि कुछ उत्तर मिले तो समझना चाहिए क्रिया सकर्मक है, और यदि उत्तर न मिले तो अकर्मक होगी। उदाहरण में हम देखेंगे मारना, पढ़ना, खाना। इनमें इन क्रिया में क्या किसे लगाकर प्रश्न किए जाएं? इन क्रिया में क्या किसे लगाकर प्रश्न किए जाएं तो इनके उत्तर इस प्रकार होंगे। अब इसके उदाहरण को हम समझेंगे कि ये तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि सकर्मक में यदि प्रश्न का आंसर मिलता है तो वह सकर्मक होती है, यदि प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो वह अकर्मक होती है। यह इसकी पहचान है, या यूँ समझ लीजिए कि ट्रिक है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अब जैसा कि ये कह रहा था, इसको हम देखेंगे। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रश्न किया किसे मारा, तो यहाँ पे उत्तर मिला किशोर को मारा। तो जब उत्तर मिल गया तो ये क्या होगी, यह सकर्मक क्रिया होगी। यदि यहाँ उत्तर नहीं मिलता तो यह क्या हो जाती, यह अकर्मक क्रिया हो जाती। तो यही चीज़ें आपको समझनी है। अब इस टॉपिक के अंतर्गत कहीं कहीं ये भी चीज़ आती है, ये क्या है, द्विकर्मक क्रिया। किसी किसी वाक्य में दो कर्म आ जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को भी मैं बता दे रहा हूँ ताकि बच्चों के बीच कहीं से कोई कन्फ्यूजन न हो। द्विकर्मक क्रिया क्या होती है, कुछ सकर्मक क्रिया एक कर्म वाली तथा कुछ सकर्मक क्रिया दो कर्म वाली होती हैं, जिन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पे एकदम आसान भाषा में लिखा है कि कुछ सकर्मक क्रिया एक कर्म वाली तथा कुछ सकर्मक दो कर्म वाली होती हैं, जिन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जो दो कर्म वाली होती हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है, श्वेता ने रानी को बांसुरी दी। श्वेता ने रानी को बांसुरी दी। तो यहाँ पे रीना और बांसुरी यह दोनों क्या हैं, यह दोनों कर्म हैं। रीना गौड़ कर्म है और बांसुरी मुख्य कर्म है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है कि जहाँ पे दो कर्म आए वह कौन सी क्रिया होती है, तो वह द्विकर्मक क्रिया होती है। इसी प्रकार आगे का उदाहरण है, अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। तो यहाँ पे छात्र और हिंदी यह दोनों क्या है, यह दोनों कर्म हैं, यह दोनों कर्म हैं। तो जिस वाक्य में दो कर्म आ जाए वहाँ पे क्या होता है, द्विकर्मक क्रिया होती है। तो क्रिया के अंतर्गत ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य था जिसको आपको बता दिया जा रहा है कि कभी कभी वाक्य में परीक्षाओं में पूछते हैं, कोई वाक्य दे देगा और उसमें दो कर्म आएंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि ऑप्शन में द्विकर्मक क्रिया होगी तो आप उसे द्विकर्मक क्रिया ट्रिक कर देंगे, जिससे आपको उस प्रश्न के पूर्ण नंबर आपको प्राप्त होंगे। फिर इसी क्रम में अगला आता है संयुक्त क्रिया। ये भी आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। द्विकर्मक क्रिया जिसमें दो कर्म आए वो क्या है, द्विकर्मक क्रिया है। संयुक्त क्रिया क्या होती है, इसके बारे में हम देखेंगे। संयुक्त क्रिया वह है जो दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है। यहाँ पे धातु आया है कि क्रिया, संयुक्त क्रिया वह है जो दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है, वह क्या है, संयुक्त क्रिया है। तो इसमें हम संयुक्त क्रिया में देखेंगे, कल की कक्षा में आपको धातु के बारे में बताया गया था। धातु क्या होती है, तो जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। अब इसमें हम देखेंगे, उदाहरण दिया है राम विद्यालय पहुंच गया। यहाँ पे उदाहरण दिया है कि राम विद्यालय पहुंच गया। घनश्याम रो चुका, वह घर पहुंच गया।
इन तीनों को हम एक साथ देख लेंगे कि राम विद्यालय पहुंच गया, इसमें पहुंच गया और इसमें रो चुका और वह घर पहुंच गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहुंच गया, रो चुका और पहुंच गया, ये सभी क्या हैं? ये सभी संयुक्त क्रियाएं हैं। ये सभी संयुक्त क्रिया हैं। विधि और आज्ञा को छोड़कर सभी क्रियापद दो या दो क्रियाओं के अधिक दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनती हैं। उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं कि जो दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से बनती हैं वो संयुक्त क्रिया होती है। राम विद्यालय पहुंच गया, ये पहुंच और गया ये दोनों क्या है? संयुक्त क्रिया हैं। घनश्याम रो चुका, इसमें रोना और रो चुका दोनों संयुक्त क्रिया है। पहुंच गया, पहुंचना और गया ये भी क्या है? संयुक्त क्रिया है। तो ये भी तथ्य महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से, जिसे आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे कह रहा है कि रचना के आधार पर क्रिया के भेद। कभी कभी परीक्षाओं में ये भी पूछ लेता है कि रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो इसमें रचना के आधार पर क्रिया का पहला भेद है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है? ऐसा धातु शब्द जिसका निर्माण संज्ञा, विशेषण अथवा सर्वनाम से होता है, उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे संज्ञा, विशेषण और तथा सर्वनाम यह तीनों चीज़ की एक संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं ताकि पिछली की चीज़ें भी भूले न और आपको निरंतर आपकी स्मृतियों में विद्यमान रहे। संज्ञा क्या होती है? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। और सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब मुख्य अध्याय पे आते हैं। नाम धातु क्रिया। ऐसा धातु शब्द जिसका निर्माण संज्ञा, विशेषण अथवा सर्वनाम से होता है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। यहाँ जो तीन उदाहरण दिए गए हैं ये तीनों क्या है? ये तीनों नाउन है, यानी यह संज्ञा है। बात से बतियाना, यहाँ पे होगा लात से लतियाना, दुख से दुखाना, यानी ऐसा धातु शब्द जिसका निर्माण संज्ञा, विशेषण अथवा सर्वनाम से होता है। तो यहाँ पे बात जो है यह एक भाव है और ये क्या है? यह संज्ञा है। दुख भी क्या है? एक भाव है। ये भी क्या है? संज्ञा है। तो यह होती है नाम धातु क्रिया। आशा है कि यह नाम धातु क्रिया आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ेंगे। आगे आता है प्रेरणा अर्थक क्रिया। प्रेरणा अर्थक क्रिया, इसमें क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को प्रेरणा दी जाती है या उसे मोटिवेट किया जाता है तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे प्रेरणा अर्थक क्रिया होती है। जिन क्रिया के द्वारा यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं जो कार्य करके किसी दूसरे के द्वारा, यहाँ पे जिन क्रिया के द्वारा यह बोध होता है कि कर्ता जो कार्य स्वयं न करके किसी दूसरे के द्वारा करने के लिए प्रेरित करता हो उसे प्रेरणा अर्थक क्रिया कहते हैं। जिन क्रिया के द्वारा यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं जो कार्य न करके किसी दूसरे के द्वारा कार्य करने के लिए प्रेरित करता हो उसे प्रेरणा अर्थक क्रिया कहते हैं। जैसे रमेश राधा से खाना पकवाता है, तो जो रमेश है वो राधा को प्रेरित करके उससे खाना पकवाता है। सोहन मोहन से चित्र बनवाता है, तो जो सोहन है वह मोहन को प्रेरित करके उससे चित्र बनवाता है, यानी इसमें कहीं न कहीं उसे प्रेरित कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है, तब वह कार्य हो रहा है। तो इसी को कहते हैं प्रेरणा अर्थक क्रिया। यही है प्रेरणा अर्थक क्रिया। अब अगला आता है
अगला और अंतिम अनुकरणात्मक क्रिया। अनुकरण मीन्स क्या होता है कि हूबहू वैसा ही करना, उसी को हम अनुकरण कहते हैं। किसी ध्वनि, आवाज़, बोली के अनुकरण पर जो क्रिया बनती है उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। किसी ध्वनि, आवाज़, बोली के अनुकरण पर जो क्रिया बनती है उसे अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कुत्ते की आवाज़ में भौ भौ भौंकना। बहुत से छोटे बच्चे होते हैं जो कुत्ते की आवाज़ में ही उसका नकल उतारते हैं, यानी उसका अनुकरण करते हैं। बकरी की आवाज़ में से मिमियाना। बहुत बच्चे बकरी की आवाज़ का भी अनुकरण करते हैं, तो इसी को हम अनुकरणात्मक क्रिया कहते हैं। तो ये थी क्रिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। क्रिया क्या होती है कि जिससे किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। और क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक, अकर्मक। इन सब के बारे में विस्तृत चर्चा हो गई है। आशा है कि यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर हम अगले दिन अगले अध्याय पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट अवश्य करिएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में।